नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं उलाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नववर्ष पर राज्य के 3 लाख गरीब परिवारों का गृह प्रवेश। पीएम ने कहा, हमारी सरकार घर नहीं बल्कि जिंदगी बनाती है। छत्तीसगढ़ से पहले महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री। नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचारों को किया साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। एनडीए की बैठक में अमित शाह ने किया साफ, नीतीश की अगुवाई में ही होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। और छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 13 नक्सलियों पर था 68 लाख रुपए का इनाम। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डाले हथियार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें विद्युत और तेल गैस के अलावा रेल, सड़क और शिक्षा और आवास की योजनाएं शामिल रहीं। आदिवासियों और ग्रामीण परिवारों के लिए पक्की छत सुनिश्चित करने की दिशा में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री योजना के कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों की सुध नहीं ली थी, लेकिन राज्य में भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख गरीबों के घर बनाने का फैसला लिया है। ये है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरी होने की गारंटी देती है। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी, ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और विद्युत परियोजनाओं में बिलासपुर में एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। ये 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली एक और परियोजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, जिसका निर्माण 15,800 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के पास विकास के लिए नेक नीयत नहीं थी और मन मस्तिष्क में बेईमानी भरी हुई थी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ
नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। और गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की परियोजनाएं शामिल रहीं। बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण पाइपलाइन, जिससे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में गैस वितरित की जाएंगी। इसके अलावा 200 किलोमीटर से अधिक हाई प्रेशर पाइपलाइन और 800 किलोमीटर से अधिक मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन परियोजनाएं भी शामिल रहीं। सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट भी इसमें शामिल रहे। वहीं एचपीसीएल 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी, जिसकी लागत 2210 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। इस बहुत्पाद यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पाइपलाइन की क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। उन्होंने 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी लागत 2690 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। और 1300 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं में से एनएच 930, एनएच 43 के 2 लेन में अपग्रेडेशन पूरा होने पर उन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं एनएच 130 डी के 47.5 किलोमीटर के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके को भी समर्पित किया। वहीं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नक्सल क्षेत्रों में विकास एक नया दौर लेकर आ रहा है, जबकि कांग्रेस सरकारों की उदासीनता ने इसे फलने फूलने का अवसर दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। और छत्तीसगढ़ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र भी पहुंचे थे। यहां नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया।
उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए जल संरक्षण का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर भी चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी हैं। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। इससे टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या सामने आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस चुनौती से निपटने की दिशा में देश में कई स्तर पर काम हो रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप अपने नवाचार से टेक्सटाइल वेस्ट कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के साथ घर के आगे ठंडा जल और छतों पर पक्षियों के लिए ठंडा पानी रखने का आग्रह किया। वहीं कपड़े के फिर से उपयोग करने के लिए कपड़े बीनने वाले भाई बहनों के सशक्तिकरण के पहल की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज सीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई। यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। इस बैठक में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक से पहले ही नीतीश के नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ हो गई थी। बैठक में भी अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। पीएम मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर भी बातचीत हुई है। 225 सीट जीतने का टारगेट है। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। एकजुट होकर रहना है, मजबूती से चुनाव में उतरना है,
इसका आह्वान किया गया। साथ ही बैठक में कहा गया कि छोटे सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखा जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने 800 करोड़ रुपए की राज्य को 800 करोड़ रुपए से भी अधिक की सौगात दी। अमित शाह ने पटना में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पटना के बापू सभागार में राज्य सहकारिता सम्मेलन में वो शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की 826 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम का भी वितरण किया। अमित शाह ने गृह विभाग के 133 पुलिस भवनों का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 109.16 करोड़ की कुल 3 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। अमित शाह ने बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात भी दी। और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में चहुमुखी विकास कर रही है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार के लोगों को यह तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब से बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार आई, यहां विकास की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। हमने पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में रविवार को 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश से मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने के अभियान में जुटी हैं। सरेंडर करने पहुंचे 13 नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम है। ये नक्सली अलग अलग वारदातों में शामिल रहे हैं। हाल ही में बीजापुर और सुकमा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने पुनर्वास नीति भी बनाई हुई है ताकि वो हिंसा की राह छोड़कर शांति और विकास की राह चुने। बीजापुर एसपी कार्यालय में 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक भी दिया गया। माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमकाल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।